बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रियासत अवाम के साथ सलमान हैदर। नाज़रीन, अदलिया में मुबैना मुदाखलत की निशानदेही करने, आवाज उठाने पर 5 जजेस के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शिकायत जमा अब तक हो चुकी हैं। इन 5 में से 4 जजेस का ताल्लुक इस्लामाबाद हाई कोर्ट से है, जिन्होंने अदलिया में एग्जीक्यूटिव की मुबैना मुदाखलत पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खत लिखा था, जिसमें जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर शामिल है। जबकि 5वें जज हैं जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान, जो कि पहले लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे और अब सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। लाहौर हाई कोर्ट के जज होते हुए उन्होंने एटीसी सरगोदा की जानिब से मुदाखलत को खत का खुद नोटिस भी लिया था और मुदाखलत रोकने के लिए 4 नुकाती एसओपीज भी जारी किए थे। एटीसी के जजेस तैनात, ऐसे जज तैनात किए जो खड़े रहे। इसके अलावा इलेक्शन ट्रिब्यूनल को बहाल करने वाले ये हिसाब थे। कहा जाता है कि यही इनका सबसे बड़ा कसूर है। और इन 5 जजेस के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंसेस दायर हुए हैं, जिसमें जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी पर पर्टिकुलर इल्जाम, जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस अरबाब ताहिर पर असर रसूख इस्तेमाल करके सरकारी रिहाइशगाह लेने का इल्जाम है। इसके अलावा जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की मुबैना जाली डिग्री के खिलाफ आपको पता है सोशल मीडिया पे एक जबरदस्त किस्म की कंपेन चल रही है। एक रेफरेंस भी इस पर दायर कर दिया गया है। जबकि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी पर यह इल्जाम है कि उन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खत लिखकर रियासत मुखालिफ एजेंडा अपनाया था। और ये यहाँ ये चीजें हैं। इसके अलावा कहा यह जा रहा है कि इन जजेस को शायद इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, क्योंकि मुख्तलिफ कोर्ट रिपोर्टों से ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि एक माह पहले इन्हें कहा गया था कि आप जरा हाथ हल्का रखें, मगर इन्होंने कहा नहीं, कानून और आइन के मुताबिक तमाम फैसले करेंगे। बहरहाल इन तमाम रेफरेंसेस के ठोस शवाहिद हैं या नहीं है, खैर हमारा सवालों में ये सवाल होगा। लेकिन माजी में मौजूदा चीफ जस्टिस जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने जरूर फैजाबाद धरना केस में खुफिया इदारों के रोल से मुतल्लिक कहा था कि ये रोल है, और रेफरेंस भी दायर किया था, मगर कुछ साबित नहीं हो सका था। अभी भी ये मामला, इस पर बात करनी है। वजीर आजम के जो सियासी बशीर हैं राना सनाउल्लाह साहब, उन्होंने इस बात का इंकशाफ किया, बल्कि बहुत ही बड़ा इंकशाफ कर दिया। उन्होंने कहा 9 मई के वाकयात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैरूनी मदद भी हासिल थी, और वो कह रहे हैं हमारे पास सबूत है, वक्त पड़ने पर देंगे। 1 साल हो गया, पता नहीं कौन से सबूत देंगे, लेकिन बहरहाल वो कह रहे हैं हमारे पास ये सबूत है। उन्होंने क्या कहा, जरा वो सुन लें। 9 मई के जो वाकयात हैं उनमें इन्हें बैरूनी मदद भी हासिल थी। इस मुल्क में अफरा तफरी और जो है वो हंगामा राई करने के सारा जो ये अपना अमल किया है, उस अमल में इन्हें फंडिंग में यशत थी और इन्हें पूरी मदद हासिल थी। इसी वक्त इस बात के ऊपर गवर्नमेंट ने फैसला किया, कैबिनेट ने डिसीजन लिया, तो बाकायदा उन सबूतों को भी पेश किया जा सकता है। जी हाँ। दूसरी तरफ जहां एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कल का जलसा मनसूख करने पर शदीद तनकीद है। कल रात को कारकुन पहुंचे थे तरनोल और उन्होंने अपनी तरफ से अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड कराया था, लेकिन बहरहाल यहाँ चीज है। उधर शेर अफजल मरवत साहब बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिसीज पर सवाल उठा रहे हैं। ये तमाम चीजें मेहमानों से आपका तारुफ कराता चलूं। सेनेटर हुमायूं महमूद साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमारे साथ, बहुत शुक्रिया सेनेटर साहब। बैरिस्टर आमिर हसन साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा, खेलदास कोहिस्तानी रहनुमा मुस्लिम लीग नून एमएनए, वो हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले हुमायूं महमूद साहब, मैं आप से गुफ्तगू का आगाज कर लेता हूं ना। आपको क्या लगता है जजेस के खिलाफ जो ये पै तर पे रेफरेंसेस दायर किए जा रहे हैं, इसकी क्या वजह है? इनके फैसले हैं, इनके रिमार्क्स हैं, ये जो मुदाखलत की निशानदेही करते हैं ये है, या कोई तहकीकात होनी चाहिए, या आप समझ रहे हैं कि कोई दम नहीं है इन रेफरेंसेस में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, इस तरह है कि पाकिस्तान में एक बहुत अरसे से पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर जो है ना, या दूसरे लफ्ज़ों में द रूल ऑफ लॉ, वो बाज़ ख़ास लोगों के लिए, हर एक के लिए नहीं है। मतलब रूल ऑफ लॉ, लेट्स पुट लाइक दिस, जो आम अवाम है ना, उनके ऊपर ये सारी चीज़ें लागू होती है। चोरी करोगे तो ये होगा, फलाना करोगे। और एक तबका है जो कि सब कुछ कर सकता है, लेकिन उसके ऊपर लॉ नहीं होते, क्योंकि वो लॉ से ऊपर है। अब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान के अंदर, और ख़ास तौर पर ये याद रखिए, ये 2007 में जो जिस तरीके से मुशर्रफ की मार्शल लॉ को ख़त्म किया गया था, उसके बाद ये याद रखिए, उसके बाद एक ख़ास सोच वाले जो लॉयर्स थे वो आ गए थे जुडिशरी में।
अब ये बाबर सत्तार साहब को अगर आप देखिए और इनके अगर आप जिस ज़माने में ये एज एक्सपर्ट पैनल आया करते थे, इनकी जो सोच होती थी वो पीटीआई की सोच के खिलाफ ही होती थी, या इनको पीटीआई की बातें सही नहीं लगती थी, तो इनका उससे ताल्लुक नहीं था कि पीटीआई, लेकिन ये एक आज़ाद सोच वाले इंसान थे। इसी तरीके से बाकी भी आप देख लें, उसमें अथर मिनल्ला को देख लें, उसमें बाकी लोगों को देख लें, ये एक ख़ास जो सोच जुडिशरी में आ गई थी, और खाली जुडिशरी में नहीं, हर जगह पे ये आ रही थी। अब उनके लिए मसला ये हो गया कि उनको चाहिए, या पाकिस्तान में ऐसे जजेस चाहिए जो कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को अदालती कत्ल कर सके। पाकिस्तान में ऐसी हमें सोच चाहिए, अदलिया चाहिए कि जो कि जब वो कहें कि बैठ जाओ तो आप बैठ जाओ, जब वो कहें कि आप खड़े हो जाओ तो आप खड़े हो जाओ। हमें इस किस्म के लोग चाहिए। पाकिस्तान में प्रोग्रेसिवनेस नहीं चाहिए, पाकिस्तान में रिग्रेसिवनेस चाहिए। आपको इन रेफरेंसेस में कोई ठोस एविडेंस समझ नहीं आ रही। देखिए, मुझे समझ नहीं आती कि इसमें ठोस एविडेंस, किस बात की ठोस एविडेंस, क्या चीज़ है। मुझे एक बात बताएं, आप लोग, हम लोग सब हैं, अगर फर्ज करें किसी के जाली डिग्री है, मैं एग्री करूंगा कि उसको नहीं होना चाहिए, मैं आई वुड वाउच फॉर इट कि नहीं होना चाहिए, लेकिन ये बाकी चीजें कहते हैं कि उसने अपने वो पड़ताल होती है, वो जज बन रहा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, उस वक्त पड़ताल होती है। नहीं, देखिए ना, मुझे एक बात बताएं, टेक्निकली तो होना ये चाहिए कि अगर मैं एज अ लॉयर या मैं एज समवन, मैं अपनी तस्वीरें खिंचवा रहा हूँ इमरान खान के साथ, और आप मुझे जज बना रहे, तो मैं आगे जाके शायद इन्फ्लुएंस कर सकूं उन डिसीजन में। जब तो हमने देखा है कि बाज़ ऐसे जजेस हैं जिनको आप बना रहे हैं, चीफ जस्टिस भी बना रहे हैं, जिनको आप प्रमोट भी कर रहे हैं, और उनके पॉलिटिकल जो लोग हैं उनके साथ उनके करीब के राब्ते भी हैं। अच्छा, दूसरा, मैं शायद उसको भी इतना बुरा ना मानूं, एट द एंड ऑफ द डे आपकी जजमेंट्स जो है ना वो पता चलनी शुरू हो जाती, क्या है, हर एक ने अपना जवाब देना है। लेकिन ये कह देना कि यार डॉक्टर हुमायूं ने अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल किया घर को मिलाने के लिए, इस किस्म की चीज़ों पे अगर आप करना शुरू कर दोगे पाकिस्तान में, मुझे एक बात बताएं, पाकिस्तान में कोई इंसान सीधे तरीके से चल सकता है? कोई काम जो मेरा जायज काम है वो बगैर सिफारिश के या बगैर इन्फ्लुएंस के या बगैर रिश्वत के हो सकता है? हम लोग पता नहीं किस तरफ जा रहे हैं। या तो आप लोगों ने इतना अच्छा इन्वायरमेंट दिया हो कि यहाँ पे मैरिट का बोलबाला हो, तो फिर मैं कहूं कि यार इसने तो ये गलत किया हुआ है, हमें यहाँ पे नहीं पता क्या हो रहा है। मगर मुझे इन चीजों को नहीं पता कि इनमें सबूत है या नहीं है। पाकिस्तान में आराम से कोई काम होता नहीं बगैर सिफारिश के, मगर कम से कम जजेस जुडिशरी को तो इन तमाम इल्जामात से मुबर्रा होना होगा ना। खैर, मैं भी आगे बढ़ता हूं, मैं खेलदास कोहिस्तानी साहब के पास मुझे नहीं पता खेलदास साहब, ये जिन जजेस पर मैं दोबारा आ रहा हूं सर आपके पास, जिन जजेस ने मुदाखलत पर आवाज उठाई सर, उनके खिलाफ रेफरेंस है, और ये भी आपको बड़े अच्छे से पता है ये रेफरेंस कैसे बनते हैं, कैसे दायर होते हैं। सिर्फ आवाज उठाना सर यही जुर्म होता है? ये मुझे बताएं कि आप कहते हैं कि नहीं ये रेफरेंस नहीं आने चाहिए था, वही पर्टिकुलर जजेस जो आवाज उठा रहे हैं। पाकिस्तान में कोई भी शख्स, कोई भी इदारे में बैठा हुआ शख्स एहतसाब से कोई अगर उनका होता है या उनका कोई रेफरेंस गया है, ये आइन और कानून के मुताबिक है, और वो उसको जवाबदार हर कोई होता है इस मुल्क में। सिर्फ इस मुल्क में सियासतदानी हैं क्या जो सिर्फ जो जज उनको जाली डिग्री में नायल करते हैं, वो खुद अगर जाली डिग्री रखता है तो उसकी चीज़ें सामने आनी चाहिए। मैं समझता हूँ इस वक्त जिस अदालती निज़ाम पे आप बात कर रहे हैं, इस वक्त खुशकिस्मती है हमारी पाकिस्तान में इस वक्त जो चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा जैसा शख्स है, जिसकी 9 माह की जो कारकर्दगी है बहुत शानदार है। उनके जो फैसले जो उन्होंने किए हैं अदालती निज़ाम के हवाले से, मैं समझता हूँ वो हमेशा याद रखे जाएंगे। उसमें जो उन्होंने पहली दफ़ा पब्लिक के सामने आके पूरी अदालती कार्रवाई रखी है, जो फ़ैसले होते हैं वो पूरी दुनिया देखती है, पूरी कौम देख रही है, ऐसा कोई मैं समझता हूँ मिसाल पहले नहीं मिलता है। ये भी आप देख लें, पहली दफ़ा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो एक्ट है उसके तहत इख्तियारात 3 रुकनी कमेटी को मुंतकल कर दिए गए। उससे पहले कोई चीफ जस्टिस अपना इख्तियारात किसी और को मुंतकल नहीं करता था, ये पहला चीफ जस्टिस है, इन्होंने ये किया है।
आप भुट्टो केस जो 45 साल से पेंडिंग था, जिसके लिए इंसाफ के लिए एक पार्टी, एक पूरी कौम जानना चाहती थी, वो फैसला सामने आया। तो मैं समझता हूँ जो उनकी क़यादत में जो फैसले हुए उसमें आइन और कानून की बालादस्ती को यकीनी बनाया गया है। और अच्छा, मैं इधर जस्टिस काजी फाइज़ साहब की मदासराई का नहीं है ना इस वक्त, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी यही कहती आई है कि अदलिया के अंदर बाकायदा मुदाखलत होती है, इन्फ्लुएंस किया जाता है, एग्जेक्टिव इन्फ्लुएंस करती है। ये सारी जिंदगी आप लोगों का एक बयानिया रहा हुआ है। खैर अभी आजकल थोड़ा आप लोग खामोश है, इट्स अनदर थिंग। कहीं ऐसा तो नहीं है हुकूमत का कंधा कोई और इस्तेमाल कर रहा है? नहीं, हम बिल्कुल खामोश नहीं है। जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब 6 साल से इंसाफ मांग रहा था, हमने उस पर आवाज़ उठाई, उसको इंसाफ काजी फायद ईसा साहब ने दिया। और आपने देखा जिन जजों पे, जो जज एजाजुल हसन और मज़ाहिर नकवी, वो घर पे चले गए, तो क्यों नहीं एहतसाब भी हुआ है और इंसाफ भी हुआ है। तो मैं समझता हूँ चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब के होते हुए कोई भी ऐसा काम नहीं होगा कि किसी के खिलाफ ज्यादती हो, जज हो वो कोई और हो। बाकी जिस तरह मैंने पहले इंट्रो में कहा कि कोई जज अगर जिसकी जाली डिग्री है या उस पर कोई इल्ज़ाम है, उसको भी कटहरे में जो फोरम है, जो आइनी तौर पे, कानूनी तौर पे उसके सामने आने में उसको प्रोपेगेंडा ना बनाया जाए। मैं सिर्फ एक सवाल करता हूँ, क्या हमारे जो रियासती इदारे हैं या जो हमारे जो सलामती के इदारे हैं, उस पर जिस तरह प्रोपेगेंडा की जाती है कि अदालतों में बयानिया बनाया जाता है कि वो अदालती निज़ाम पे वो कर रहे हैं, तो क्या दुनिया में ऐसे हुआ है कि आप उनको बुला के उनको थ्रेट करें, उनका इस तरह से? ये तो मैं समझता हूँ सिक्योरिटी थ्रेट है। तो हर किसी को अपने डोमेन में रह के काम करना चाहिए, किसी दूसरे इदारे में दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। हर बिल्कुल दखल अंदाजी नहीं होनी चाहिए, मुनासिब है। मगर खेलदास कोहिस्तानी साहब, मैं इतना जरूर कहूंगा कि रेफरेंस आए ना तो रेफरेंस को बाकायदा तौर पर प्लेस किया जाए। रेफरेंस न जाने कब सामने आएगा। सोशल मीडिया पर कंपेन पहले स्टार्ट हो रही है और उस कंपेन को जो सपोर्ट करते हैं ना, वो मुस्लिम लीग नून के धड़े ज्यादा सपोर्ट करते हुए नजर आए। वो खत अभी तक सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल नहीं पहुंचे, जो खत सोशल मीडिया पर रन हो गए। मैं आऊंगा अभी दोबारा आपके पास, मैं जरा बैरिस्टर आमिर साहब को भी इस गुफ्तगू में शामिल करना चाहता हूं। आमिर भाई, आपको क्या लगता है, जजेस पर दबाव बढ़ रहा है इनके फैसले और इकदामात की वजह से? क्योंकि हसनात मलिक साहब जो सीनियर रिपोर्टर है वो ये कहते हैं कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को कहा गया था एक माह पहले कि ट्रिब्यूनल्स के मामले में हाथ होला रखे और उन्हें डिग्री की धमकी दी गई थी, मगर उन्होंने समझौता नहीं किया। क्या कहेंगे आप? बहुत शुक्रिया जी। देखिए, इसमें समझौते की क्या बात है? अगर जहांगीरी साहब की डिग्री ठीक है तो इसमें उन्हें क्या समझौता करना था? फिर ठीक है, उन्हें दबाव कबूल नहीं करना चाहिए। और अगर उनकी डिग्री गलत है तो क्या उन्हें जज रहने का हक है? इस पर फिर क्यों कैसा दबाव आ गया कि आपकी डिग्री गलत है? तो ये तो खुद जहांगीरी साहब को पता होना चाहिए। अगर उनकी डिग्री गलत है तो उन्हें जज नहीं रहना चाहिए। ये एक बुनियादी तकाजा है। वो वकील ही नहीं होते तो जज कैसे हो सकते हैं? तो ये तो एक इसमें अब दबाव। देखिए, पाकिस्तान की अदालती तारीख जो है वो अलमियों से भरी पड़ी है। अगर ये जजेस ही छुई मुई के पौधे बन के बैठे रहे कि हमें वो जो फलां तंग कर रहा है, फलां का दबाव है, भाई आपने तो रियासती इदारों को इंसाफ देना है, आपने पाकिस्तान के 25 करोड़ लोगों को इंसाफ देना है। अगर आप ही हर वक्त ये है कि मुझे उसका दबाव आ गया, मुझे उसका टेलीफोन आ गया, तो फिर आपको जज होने का हक ही नहीं है, क्योंकि आप तो दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकते, पहली बात। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान की अदालती तारीख में कोई जजेस इतने कोई अच्छे हमारे रहे नहीं हैं, इक्का दुक्का हैं जिन्हें आप गिन सकते हैं। और जो अच्छे जजेस हुए हैं, अच्छे जजेस आए नहीं हैं। अभी हमारे मोहम्मद साहब बड़ी तारीफ़ों के पुल बांध रहे थे कुछ जजेस के बारे में। जब ये जज जिनके खिलाफ फैसला करते हैं तो वो इन्हें अच्छे नहीं लगते हैं। जजों के हाथों अगर कोई डसा है, कोई मारा गया है, कोई कत्ल हुआ है, तो वो पीपल्स पार्टी है। सबकी हुकूमतें बहाल हो जाती थी, हमारी हुकूमत कभी बहाल नहीं होती थी। हमारे साथ हमेशा जुल्म हुआ। हमारा जब बेल एज अ राइट होता था, 9-9 साल जेल में रह के बेल नहीं होती थी। अब तो ऐसा भी टाइम है ये पीटीआई के बानी चेयरमैन का कि 6-6 महीने में उनके ट्रायल भी हो रहे हैं और अपील्स भी सुनी जा रही हैं। हमारा 9-9 साल में बेल एप्लीकेशन नहीं सुनी जाती थी। इतनी नाइंसाफी तारीख में कभी नहीं हुई है।
तो मैं ये समझता हूं हम ये बात नहीं करते कि इस जज ने हमारे साथ अच्छा किया या बुरा किया, इस पे फैसला करे। पाकिस्तान के अंदर जजों का तकर्रुर गलत हो रहा है, उसके लिए कोशिश की गई थी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी। आमिर भाई, मैंने आपसे ना जजेस तकर्री को बेहतर किया जाए। इतनी माशाल्लाह बैकग्राउंड और हिस्ट्री है ना, मेरा जी करता है कि मैं एक स्लॉट आपके साथ हमेशा अलहदा से भी रखूं, फिर पर्टिकुलर सवाल करता हूं जो सिर्फ जस्टिस जहांगीरी साहब पे बात आके रुक गई। मैं बाकी जजेस का, स्टेट का एक अफसर कह रहा है कि मेरे पर इन्फ्लुएंस्ड हुए अपनी मर्जी की रिहाइशगाह लेने के लिए, उधर शहजाद मलिक साहब के ऊपर एक रेफरेंस, ये सारे वो जजेस हैं जो इस वक्त हवा से मुखालिफ चल रहे हैं। ये सारे वो जजेस हैं जो दबाव की निशानदेही कर रहे हैं। ये सारे वो जजेस हैं जिन्होंने ट्रिब्यूनल बहाल किए, जिन्होंने एटीसी के मेरिट पर जजेस बहाल किए। ये तमाम वो जजेस हैं, यानी उसमें जस्टिस जहांगीरी वो हैं जिनके पास इस्लामाबाद के 3 हलकों का केस है। मैं ये आपसे पूछना चाह रहा हूं, क्या आपको ये चीज मामूल के मुताबिक लग रही है रेफरेंस? मैं ये पूछना चाह रहा हूं आपसे। मैं कह रहा हूं कि मामूल के मुताबिक इसलिए कि पाकिस्तान में ऐसे ही होता रहा है, और आपको ये लगते हैं कि ये हवा के मुखालिफ रुख पे खड़े हैं, लेकिन इनके फैसले ये बता रहे हैं कि ये पीटीआई के साथ खड़े हैं। इन्होंने हमेशा रिलीफ दिया है। वही इस्लामाबाद हाई कोर्ट, जब हम जाते थे तो हमें तो नहीं इस तरह बेल्स मिली हैं। तारीख देखे, मिली है किसी और को मिली है। जस्टिस जहांगीरी, अब मेरी बात तो पूरी होने दें। जस्टिस जहांगीरी या जस्टिस शहजाद के प्रो पब्लिक कोई मुझे फैसले सुनाए, कौन से इन्होंने प्रो पब्लिक फैसले किए हैं, कौन सा ये रियासत में अवाम के लिए टकराए हैं। इनका मसला सिर्फ कप्तान की वफादारी है। इनकी फैमिलियां पीटीआई में शामिल हैं। क्या ये जस्टिस समीर भट्टी का दामाद जो है वो पीटीआई का मेंबर नहीं था और वो इसे इस्तेमाल नहीं करते रहे? ये जस्टिस शहजाद के फैमिली का पीटीआई से ताल्लुक नहीं है, जस्टिस जहांगीरी का पीटीआई से ताल्लुक नहीं है, और ये उसी के लिए सारी ये बातें नहीं कर रहे हैं। कौन सा हवा के दूसरी तरफ रुख है? ऐਵੇਂ आप इन लोगों को बहुत ही पंप करके और इन्हें बड़ी इनमें गुब्बारों में हवा भर रहे हैं। ये निरे गुब्बारे हैं, इनमें हवा भरी गई है। ये अब कुछ वो जो एक जज साहब थे, वो गए जो चीफ जस्टिस, गुड टू सी यू चीफ जस्टिस जो थे, क्या था उनका? ठीक है, कौन से उन्होंने फैसले किए हैं बड़े तारीखी, कोई आप बता दे। तो मैं उस जज को समझूंगा जो प्रो पीपल फैसले करेगा, जो प्रो पीटीआई फैसले करेगा, या प्रो पीएमएलएन फैसले करेगा, या प्रो पीपल्स पार्टी फैसले करेगा। मैं उसे जज नहीं मानता। अच्छा, ठीक है, ठीक है। यानी अगर कुछ जजेस की रिश्तेदारी पीपल्स पार्टी से, तो उनको पीपल्स पार्टी के साथ नतीज कर लें। अब जिनकी कुछ की रिश्तेदारी नून लीग वालों से, तो उनको नून लीग के साथ नतीज कर लें। अब मुझे ये कौन सी बात नहीं, तो मुझे कोई निकाल के दे ना, फलां जज का नाम लें। नहीं, आप निकाल के दे ना मुझे जज जिसका पीपल्स पार्टी से ताल्लुक है और वो जज है, मुझे बता दें, बताएं। चलिए ब्रेक में आपसे पूछ लो दरअसल साहब, एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। ब्रेक से पहले बैरिस्टर आमिर हसन साहब ये कह रहे थे कि जितने भी जजेस हैं जिनके खिलाफ रेफरेंस आए और जो आने वाले हैं, सारे इनके फैसले प्रो पीटीआई हैं। इनकी फैमिली में से कोई ना कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखता है या इनका बहुत ज्यादा टिल्ड है। चले, मैं बैरिस्टर आमिर साहब की बात मान लूं, लेकिन अगर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ये बात कह रहे हों कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर बनने वाले जो मुकदमात हैं वो मेरिट पे नहीं है, तो फिर कैसा होगा? सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद, मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक, उनका जरा क्या कहना है, जरा वो सुने पहले। जी हमारी मोहम्मद साहब, गवाही वही जो आपके मुखालिफ की तरफ से आया है। तो जिस तरीके से मुशाहिद हुसैन सैयद साहब बता रहे हैं कि अब ये मामला लोकल नहीं इंटरनेशनल हो चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी पॉलिसी में कुछ बैलेंस नजर नहीं आ रहा। पीटीआई उन जजेस के हक में तो बोल रही है जो जजेस आमतौर पर फैसले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में कर रहे हैं या एमपीओस के मामले में कर रहे हैं, लेकिन काजी फायज ईसा साहब पर अदम एतमाद किया जा रहा है। क्यों? बेंचेस बनाने पर, क्योंकि काजी फायज ईसा साहब कहते हैं वो जमानत दौरानी मेरे साथ 2 सीनियर जज होते हैं, वो मिलके ये बेंच तश्कील देते हैं। आप लोग भी थोड़ा बैलेंस नहीं चल रहा है ना सर? देखिए, इससे ये है कि जो काजी फायज ईसा साहब की बात जो है ना, हम उनके ख़िलाफ़ एज सच नहीं है कि एज अ जज उनको नहीं होना चाहिए जैसे ये बाकी कर रहे हैं। इन लोगों को तो हर वो जज, इनके देखिए, इनका मेन कंसर्न ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में क्यों आ रहा है, उनको क्यों नहीं लटकाया जा रहा है, उनको क्यों नहीं सज़ाए मौत दी जा रही। इन लोगों का प्रॉब्लम ये है, ये चाहते हैं। ये लोग अनफॉर्चुनेटली दे हैव नॉट लर्न फ्रॉम
the mistakes in the past and they want to live in that place. क्यों? इन लोगों को वो सूट करता है, ये पहले भी सूट करता था। और मैं एक बात बता देता हूं, अगर उस जमाने में अच्छे जज होते, ये लोग आज इधर ना होते। ये है इनकी एग्जिस्टेंस इस वजह से है कि दो सारे वो जो थे ना वो मैनूवर होते थे। अगर मैनूवर ना होने वाले जज होते, ये सिस्टम ये लोग वो इनको रख ही ना सकता। मेरिट वाले सिस्टम में ये चल ही नहीं सकते। ये लोग चल ही सिर्फ उसी सिस्टम में चल सकते हैं जहां पे मैन्यूवरिंग होती है, वरना तो इनका वो है ही नहीं। अब आ जाती है बात जो आपने मुझसे सवाल पूछा था। देखिए, फायज ईसा साहब के ऊपर हमारा एतराज सिर्फ ये है, हम एज अ क्लाइंट ये समझते हैं कि काजी फायज ईसा साहब हमारे केसेस सुनना नहीं चाहिए। उसकी वजूहात हैं। वजूहात नंबर 1 ये है कि जो सुनने में आया है कि जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की जो टेन्योर है वो 3 साल करना चाह रहे हैं। अब उसके लिए चूंकि ये क्या कह सकते हैं, आईनी चेंज होगा, उसके लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। अगर चीफ जस्टिस साहब उस ये जो सीटों वाली बात है, रिजर्व सीट्स वाली बात है, उसमें वो डायरेक्ट बेनिफिशियरी बन सकते हैं, तो आइडियली उनको नहीं होना चाहिए। नंबर 2, इससे पहले एक जजमेंट आ चुकी है कि जिसमें कहा हुआ है कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब इमरान खान के केसेस नहीं सुन सकते हैं। फिर काजी फायज ईसा साहब ने खुद इंडिविजुअल इन एन इंडिविजुअल कैपेसिटी इमरान खान के खिलाफ रेफरेंस भी दायर की थी या एक पिटीशन दायर की थी। फिर खुद उनकी बेगम ने एक चैलेंज किया था उसके लिए। तो इन अदर वर्ड्स देयर इज एन ऑब्वियस क्या कह सकते हैं एनिमोसिटी काइंड ऑफ थिंग बिटवीन इमरान खान एंड नैब तरामीम केस में क्यों नहीं एतराज किया आपने? नैब तरामीम केस में इमरान खान साहब खुद पेश हो रहे हैं, उस पे क्यों नहीं एतराज किया काजी फायज ईसा साहब की सरबराही में? होल्ड करें। देखिए, नैब तरामीम सर जी, नैब तरामीम केस अगेंस्ट पीटीआई नहीं है, वो एक तरामीम के लिए है। उसमें वी आर पार्टी। और हम उसमें क्या कह रहे हैं? हम उसमें जो कह रहे हैं वो सिंपल सी बात यह है कि नंबर 1, आप लोग जो रिट्रोस्पेक्टिवली कर रहे हो कि 1985 से ऑनवर्ड्स जिन जिन्होंने चोर किए उनको आपने नहीं पकड़ना। आप ये कह रहे हो कि जो एंट्री मनी लॉन्ड्रिंग बिल जो है या एक्ट जो है उसके अंदर आप चेंजेस ला रहे हो कि जी जो क्या कह सकते हो उसे स्टेट बैंक है ये रेफरेंस नहीं डाल सकती। आप ये कह रहे हो कि अगर आपके सामने कोई फ्रंटमैन है, कोई सिविलियन है जो ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिशियंस के साथ कहीं हो रहा है, आप उसको नहीं ला सकते हो। आप कह रहे हो जो आपकी प्रॉपर्टी मुल्क से बाहर है उसको आप नहीं पूछ सकते हो। आप कह रहे हो कि अगर तो कोई मिली भगत होती है किसी जगह किसी वजह से आप उनको, या कोई ऐसा डिसीजन होता है कि जो जिसके अंदर वो मैलाफाइड इंटेंशन होता है। फॉर एग्जांपल, आज पाकिस्तान अगर ये बिजली की क्राइसिस में है, ये सिर्फ और सिर्फ इस वजह से है कि हम लोगों ने गलत डिसीजंस लिए थे। अब आप उस डिसीजंस को जाके हम देख सकते हैं एटलीस्ट कि क्या उसमें मैलाफाइड इंटेंशन थी या नहीं थी, क्योंकि उसकी वजह से आज 3 खरब रुपए 2.5 खरब रुपए सालाना की हमारे ऊपर बोझ आ रही है। तो उसका इन लोगों को क्या फायदा हुआ है? मैंने आगे बढ़ना है। आरिफ अलवी साहब का ट्वीट है कि ताकतवर हल्के गुमराही की तरफ गामजन है। वादा करता हूं बानी पीटीआई किसी से इंतकाम नहीं लेंगे। क्या इसे बानी पीटीआई का पैगाम समझे? बाकी बड़ी तफसील है उनके ट्वीट की। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं। इमरान खान ने अगर इमरान खान की वो पर्सनालिटी होती कि जो लोगों से बदले लेता, तो फिर उसने वो आपको बहुत पहले पता चल चुका होता। इमरान खान के लिए वो कहते हैं इट्स माइंड ओवर मैटर, ही डजंट माइंड एंड दे डोंट मैटर। तो आपने देखना होगा कि वो शख्स नहीं है जो बदले ले। अगर उसने बदला लेना होता तो वो उसकी वो पर्सनालिटी ना होती है कि वो एक आदमी जो आउट हो गया उसको कह के चलो आओ तुम दोबारा बैटिंग कर लो। देखिए, हर एक इंसान की पर्सनालिटी होती है। ये बदले लेने वाले लोग जो होते हैं ना, उनकी सोच जो होती है वो प्रोग्रेसिव नहीं होती, उनकी सोच रिग्रेसिव होती है। ये मैं आपको कैटेगोरिकली कहता हूं कि इमरान खान ने कभी ये सोचा भी नहीं होगा। मैं आपको ये भी बता दूं, इमरान खान ने कभी ये भी नहीं सोचा होगा कि यार मैं किसको क्या लगाऊं। नेवर।
जब सामने कुछ चीज आती है तो उसमें से कोई डिसाइड कर ले तो कर ले, वो कभी इस किस्म का बंदा नहीं है। मैं उनसे बात कर रहा था ना जिनसे मुतल्लिक गुमान है कि वो बदला ले रहे हैं, काबीना से बकायदा फैसले हो गए गद्दारी के मुकदमात वगैरह के। खेलदास कोहिस्तानी साहब, मैं आपके पास इससे पहले के सवाल पुट करूं, राना सनाउल्लाह साहब ने एक बड़ा सीरियस एलिगेशन लगा दिया जी इमरान खान साहब के ऊपर कि 9 मई में ना पीटीए को बैरूनी मुमालिक से मदद हासिल थी। वो क्या कह रहे हैं जरा सुने पहले। 9 मई के जो वाकयात हैं उनमें इन्हें बैरूनी मदद भी हासिल थी इस मुल्क में अफरा तफरी और जो है वो हंगामा आराई करने के। सारा जो ये अपना अमल किया है उस अमल में इन्हें फंडिंग में हिस्सत थी और इन्हें पूरी मदद हासिल थी। इसी वक्त इस बात के ऊपर गवर्नमेंट ने फैसला किया, कैबिनेट ने डिसीजन लिया, तो बकायदा उन सबूतों को भी पेश किया जा सकता है। जी खेलदास कोहिस्तानी साहब, और क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जान लेनी है आप लोगों ने? अभी तक साल हो गया, अभी तक सबूत ही नहीं पेश किए जा सके। वो कह रहे हैं किया जा सकता है, जब हमसे मांगेंगे हम देंगे। किसका इंतजार कर रहे हैं? वो सबूत है, खुद देखे भी हैं आपने, और किस किस्म के हैं? देखिए मैं इस पे भी आता हूँ। पहले तो मैं एक आपको वजाहत कर दूँ कि आपने मुझे मुशाहिद हुसैन सैयद साहब उसके हवाले से स्टेटमेंट सुनाई कि वो PMLN के रहनुमा है, तो जी। वो मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम है, मैं उनकी बड़ी इज़्ज़त करता हूँ, उसके ज़ाती हमारा ताल्लुक़ भी मेरा है। मगर बतौर एक सियासी पार्टी के वर्कर के, मैं पार्टी के मेंबर के हैसियत से समझता हूँ कि मुशाहिद हुसैन सैयद का इस वक्त पार्टी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ना वो किसी मीटिंग में होते हैं, ना CWC की मीटिंग में, ना कोई जो जनरल काउंसिल का इजलास हुआ, ना मुझे वहाँ नज़र आए, ना हमारी क़यादत के साथ, ना हमारी हुकूमत के साथ। वो हमारी हुकूमत और पॉलिसीज़ पे तनकीद कर रहे हैं, ये उसका हक़ है। कोई भी शख्स अगर पार्टी छोड़ता है या पार्टी पे तनकीद करता है, हुकूमत पे तनकीद करता है, मैं उस पर नहीं जाता हूँ। मगर आप बराए मेहरबानी ऐसे लीडरान का कोट करते हैं जो पार्टी को या तो फॉर्मली उन्होंने अनाउंस तो नहीं किया मगर ज़हनी तौर पे वो अलविदा कर चुके हैं। जिस तरह आप जुबैर साहब को एक साल पूरा चलाते रहे कि PMLN का, आखिर उसको कहना पड़ा कि मैं PMLN का नहीं हूं। कोई बात गलत नहीं की। एंटोनियो गुतेरेस ने, अगर जनरल सेक्रेटरी ने बोला है, अगर कांग्रेस की अक्सरियत ने बोला है तो बोला है, वो उसी को कोट कर रहे हैं। और ये बात, इसमें भी कोई शक नहीं है। पूरी दुनिया में लोग पूछते हैं भाई क्या हुआ, क्या बना इमरान खान साहब का? ये तो तिश्तगी आप लोगों ने छोड़ी हुई है। देखें, हमारे सियासी पाकिस्तान के अंदर सियासी अगर हमारे दरमियान कोई कानूनी किसी पे इल्ज़ाम है, किसी पे केस चल रहे हैं, किसी पे कोई जेल में है, कोई इलेक्शन पे किसी को तहफ़्फ़ुज़ आते हैं, ये हमारे अंदरूनी मामलात हैं। हम एक खुदमुख्तार मुल्क है, हम एक आज़ाद मुल्क है। किसी बैरूनी मुल्कों से जो लॉबिंग फर्म जो उन्होंने हायर की हुई है, जिस तरह पाकिस्तान पे हमले होते हैं, कोई सेनेटर आके खड़ा हो जाता है, कोई करारदाद पेश कर देता है, तो ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो बात आप राना सनाउल्लाह साहब के हवाले से कर रहे हैं, देखें, हमने पहले दिन से कहा था फॉरेन फंडिंग केस जो सबसे संगीन जुर्म है, जिसमें इनको इजराइल, इनको भारत, इनको इनकी जो सपोर्ट हुई है, जो पैसा आया है, ये सारा फितना जो 7-8 साल में हुआ है, उसके पीछे फॉरेन फंडिंग एक संगीन केस है जिसमें इनको सपोर्ट होती रही है। और ये बशमूल 9 मई और आज तक पाकिस्तान के इदारों, हुकूमत और पाकिस्तान के खिलाफ इनके जो सोशल मीडिया कैंपेन है वो बाहर से चलती है। कौन उनको फंडिंग करता है, कौन पैसा देता है, ये बिल्कुल सामने आना चाहिए। जो पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ एक वतीरा बन गया है पाकिस्तान में, किसी भी इदारे में बैठे हुए जज हो, सियासतदान हो, कोई और हो, कोई काम उसकी अपनी अगर नाकामी होती है, कोई उस पर कोई इल्जाम है, कोई उसने गलत काम किया है, तो वो क्या करता है, ऐसे कर देता है कि ये लोग कर रहे हैं, ये लोग कर रहे हैं। तो ये जो आप इस तरह इदारों को बदनाम करते हैं अपनी नाकामी छुपाने के लिए किसी दूसरे पे, ये आसान हो गया है। तो मैं समझता हूं पाकिस्तानी कौम और हम सब समझते हैं कि ये अब बंद होना चाहिए। ये फॉरेन फंडिंग एक संगीन जुर्म जो इन्होंने किया है, जो पैसे इस्तेमाल हुए पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ हो रहे हैं,
तो क्यों ना राना सनाउल्लाह ठीक है। साहब की बिल्कुल, अगर वो जिम्मेवार शख्स है, उसने वो इस वक्त फेडरल कैबिनेट में है, उन्होंने बात की है, उन्होंने बिल्कुल, मैं समझता हूं हकायक उनके पास होंगे और वो कौम के सामने अच्छा। 9 मई का जुर्म जो ठीक है मैं वो बैरिस्टर छुप आमिर नहीं साहब को सकता। शामिल कर लूं। उस आप पे जरा गुफ्तगू आमिर भाई जरा थोड़ा सा आप रिस्पॉन्ड कर दें। पीपल्स पार्टी एक पुरस्कार खामोशी के साथ तो है, आपको भी बड़े अच्छे से अंदाजा है, मेरी ऑफ द रिकॉर्ड भी आपसे बात हुई है, इन तमाम चीजों से सिस्टम तो खतरे में पड़ सकता है। ये खामोशी किसी मसलहत के लिए है कि कुछ अरसा लगेगा, कुछ चीजें वेट एंड वॉच की पॉलिसी पे चल रही पीपल्स पार्टी? देखिए, खामोशी नहीं है। पाकिस्तान के अंदर सियासी निज़ाम को आगे बढ़ना है, क्या इसी तरह आगे बढ़ना है। अब जो इलेक्शंस हुए, जिस तरह भी हुए, हमें भी उस पर उसकी शफाफियत के ऊपर हमारे भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन उसके बावजूद जब हमें अक्सरियत नहीं दी जाती थी तब भी हम असम्बली में अपना किरदार अदा करते थे, अब भी कर रहे हैं। लेकिन हम जो देख रहे हैं कि कोई भी अपने ज़ाती मुफादात से पीछे हटने को तैयार नहीं है। हमारी खामोशी नहीं है, हम चाह रहे हैं कि कोई होशमंदी करे और अपने आप को बेहतर लेके जाए। लेकिन मैं समझता हूं कि देखिए, अगर आज किसी के बारे में गलत मुकदमात बन रहे हैं तो कल भी बनते रहे हैं। अगर कल बनने वाले मुकदमात की वजह से वो हुकूमत को इस्तेकाम नहीं मिला, तो अगर आज मुकदमात गलत बनेंगे तो इस हुकूमत को भी इस्तेकाम नहीं मिलेगा। अब देखिए, हम हल की तरफ जाते हैं, एक दूसरे पर तनकीद तो बड़ी हो जाती है। मैं एज ए पॉलिटिकल वर्कर समझता हूं कि पाकिस्तान के अंदर नफरत और तकसीम की सियासत जिस अरूज के ऊपर है, उसका बेहतरीन हल ये है कि पाकिस्तान के अंदर सियासतदान की इस वक्त जो सियासी लॉट है, इसकी रिटायरमेंट की एक एज मुकर्रर कर दी जाए। 70 साल नहीं करनी तो 75 साल कर दें, लेकिन 75 साल के ऊपर का कोई सियासतदान इससे एकदम आपको खुशगवार तब्दीली पाकिस्तान की सियासत में कि ऐसे लोगों ने जिन्होंने अपनी जात के गिर्द सियासत को बंद करके रखा हुआ है और नफरत बेच रहे हैं, वो एकदम नया झोंका हवा का आएगा और नीचे से भी एक जगह बनेगी। ये 75 साल की आप जरा रखें हाँ, और ये लोग अलहदा करें तो पार्टियों के अंदर ऊपर वाले लेवल पे मेरे ख्याल से 30% जगह खाली हो जाएगी, जिससे नीचे से नौजवान जाएंगे और पाकिस्तान को एक नई सियासी लौट मिलेगी। अगर ऐसा ना हुआ तो ये जो सियासतदान हैं जो नफरत की सियासत कर रहे हैं और किसी की बात मानते हैं, अगर ये नौजवान क़यादत आ जाए जुडिशरी में भी, इस्टेब्लिशमेंट में भी, हर जगह पे, तो कैसा रहेगा? इदारों में तो ऐसे ही होता है ना, इदारों में तो ऐसे ही होता है। 60-63 एज है, वो तो चले जाते हैं, वो कब नहीं हो रहा, उनमें तो होता है ना कि वो नीचे वाला कोई कैप्टन है या नीचे वाला जो यंग लॉयर है वही चीफ जस्टिस तक जाता है ना। यही तो नहीं है कि रिटायरमेंट की कोई एज, और मैं इसलिए कह रहा हूँ जिनकी एक्सटेंशन कानून साजी कर ली जाती है उनसे मुतल्लिक क्या कहेंगे? नहीं होनी चाहिए, नई एक्सटेंशन होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। हमने एक वक्त पे दी थी, उस वक्त पाकिस्तान में दहशतगर्दी के खिलाफ पहली दफा ऑपरेशन हो रहा था जब हमने एक्सटेंशन दी थी, आपको याद होगा। लेकिन मैं फिर भी समझता हूं कि नहीं होनी चाहिए इदारों को। देखिए, मैं पॉजिटिवली ये बात रखना चाहता हूं कि अगर पाकिस्तान के अंदर हमारे सीनियर सियासतदान किसी की सुन लेते, सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी ने तकरीर करते हुए बतौर सदर, बतौर फादर फिगर सबको कहा था कि आइए बैठिए, नफरत खत्म करें, और सदर आसिफ अली जरदारी के साथ अगर बैठा जाए उनकी क़यादत में, जो कि इस वक्त बैठना चाहिए भी कि वो सदर पाकिस्तान है, कोई शक नहीं। किसी न किसी कॉर्नर पे ये जरूर है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिस तरीके से माजी में किरदार अदा कर रही थी उस तरीके से नहीं किए, और ना चाहते भी हुकूमत के तमाम मामलात के अंदर कहीं ना कहीं नॉडिंग अपनी जरूर दे रही है, नहीं तो ये बजट कभी कामयाब ना होता, यानी इस तरीके से पार्लियामेंट के अंदर से उसकी रिकमेंडेशन ना आती। बहरहाल सारा मामला हमने आपके सामने रखा। सेनेटर मायूब महमूद साहब हमारे साथ मौजूद थे, बैरिस्टर आमिर हसन साहब आपका बहुत शुक्रिया, केलदास कोई सानी साहब आपका बहुत शुक्रिया।